नमस्कार विद्यार्थियों हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 के अंदर राजनीति विज्ञान विषय। और राजनीति विज्ञान विषय के अंदर हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताओं के अंदर हमने 6 विशेषता कंप्लीट कर ली थी। 6ठी और जो 7वीं विशेषता जो हमने पढ़ी थी वो थी आपकी संसदीय शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। और 7वीं जो विशेषता हमने पढ़ी थी वो थी आपके मौलिक अधिकार एवं मूल कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। यहाँ तक हम पिछले वाले वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे और उसके आगे आज कंटिन्यू करते हैं। तो कक्षा 12 के अंदर पढ़ रहे थे हम राजनीति विज्ञान विषय, कक्षा 12 और विषय था हमारे राजनीति विज्ञान। अध्याय हमारे फर्स्ट था खंड 2 का और लेसन था भारतीय संविधान की विशेषताएं। हम भारतीय विशेषताओं को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान की विशेषताएं। सात विशेषताएं हमारी कंप्लीट हो चुकी थी और आज हम उसके आगे पढ़ते हैं। एक तो यहाँ से ध्यान रखिए कि आपके बड़ा क्वेश्चन बनने की यहाँ पे पूरी की पूरी संभावना रहती है। यानी यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है भारतीय संविधान की कोई 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न आपको पेपर में पूछा जा सकता है। तो वहाँ पर हमने 7 विशेषताएँ पढ़ी है और भी बहुत सारी विशेषताओं को हम देखेंगे। तो अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आपके सामने ऑप्शन रहेगा कि आप कोई भी 5 विशेषताओं का ढंग से क्या करके आओगे, वर्णन करके आओगे। आज जो विशेषता हम पढ़ेंगे वो होगी आपके 8 नंबर विशेषता होगी। 7 हम पढ़ चुके थे। 8वीं विशेषता आपकी है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी नीति निर्देशक तत्व है। पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था जो 7वीं जो विशेषता हमने पढ़ी थी वहाँ पर हमने मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य पढ़े थे। मौलिक अधिकारों का जो वर्णन था वो भारतीय संविधान के भाग 3 में था और उसके बाद में हमने पढ़ा था मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य का जो उल्लेख है वो है भारतीय संविधान के भाग 4 क के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि भाग 4 क के अंदर क्या है। तो कल थोड़ा सा जिक्र भी किया था हमने कि भाग 4 के अंदर किसका वर्णन कर रखा है, नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। तो पहली बात ये हो जाएगी कि इसका उल्लेख कहाँ है। इसका उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 4 में है। और अनुच्छेदों की अगर बात करें तो अनुच्छेद है आपके 36 से लेकर के 51 तक। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 होंगे। ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये हमने किस देश के संविधान से लिए हैं, तो ये हमने कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। आयरलैंड के संविधान से। मौलिक जो अधिकार थे वो हमने कहाँ से लिए थे, अमेरिका से लिए थे। और मूल कर्तव्य जो हमने लिए थे वो कहाँ से लिए थे, सोवियत संघ रूस से लिए थे। नीति निर्देशक तत्वों की अगर बात करें तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो ये हमने लिए हैं आयरलैंड से। आप देखो नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो सरकार के एक पथ प्रदर्शक के रूप में क्या करते हैं, काम करते हैं। जो भी सरकार बनती है वो सरकार अपना जो भी लोक कल्याण की जो कार्य करती है उसमें जो पथ प्रदर्शक की जो भूमिका निभाता है वो कौन निभाता है, नीति निर्देशक तत्व है। यानी नीति निर्देशक तत्व जो होंगे वो क्या करते हैं, नीति निर्देशक तत्व है, निर्देशक तत्व है सरकार के पथ प्रदर्शक के रूप में भूमिका निभाते हैं। सरकार के पथ
प्रदर्शक के रूप में क्या करते हैं, भूमिका निभाते हैं, पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाते हैं। जो भी सरकार बनती है वो सरकार क्या करती है, वो सरकार इन नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर ही अपने सभी कार्य क्या करती है, संपन्न करती है। इसीलिए कहा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व सरकार के पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाते हैं। दूसरी बात ये कि ये जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो क्या नहीं होते, वाद योग्य नहीं होते। जबकि पीछे हमने पढ़ा था जो मौलिक अधिकार होते हैं वो क्या होते हैं, वाद योग्य होते हैं। वाद योग्य का मतलब ये हुआ कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप क्या कर सकते हो, न्यायालय की शरण ले सकते हो। लेकिन अगर सरकार नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार कोई भी कार्य अगर नहीं कर रही है तो आप क्या नहीं कर सकते, आप सरकार को चैलेंज नहीं कर सकते। कहने का मतलब आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। तो ये क्या नहीं होते, वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं होते। आप सरकार को इनको लागू करने के लिए क्या नहीं कर सकते, इनको क्रियान्वित करने के लिए, इनको मतलब नीति निर्देशक तत्वों को इनको क्रियान्वित करने के लिए, इनको क्रियान्वित करने के लिए सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता। सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता। और ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 37 में साफ साफ लिखा है कि नीति निर्देशक तत्व क्या नहीं होते, वाद योग्य नहीं होते। ये है आपके नीति निर्देशक तत्व जो एक सरकार के लोक कल्याणकारी कह सकते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए कह सकते हैं पथ प्रदर्शक की क्या करते हैं, भूमिका निभाते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व उल्लेख भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक कहाँ से लिए, तो आयरलैंड के संविधान से हमने लिए हैं। नीति निर्देशक तत्व सरकार के पथ प्रदर्शक के रूप में क्या करते हैं, भूमिका निभाते हैं। नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं होते। इनको क्रियान्वित करने के लिए सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता। यह है आपके 8वें विशेषता नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद में नेक्स्ट जो विशेषता है वो है आपके समाजवादी राज्य, सोशलिस्ट स्टेट। समाजवादी शब्द की बात करें तो क्या यह शब्द मूल संविधान में था, नहीं था। समाजवादी स्टेट, समाजवादी राज्य। सोशलिस्ट स्टेट। पहली बात तो ये हुई कि समाजवादी जो शब्द था वो हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या मूल संविधान में दिया था, नहीं था। यानी समाजवादी शब्द मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में नहीं था। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये बाद में जोड़ा गया, और जब बाद में जोड़ा गया तो बाद में जोड़ने का सीधा सा प्रोसेस ये होगा कि संविधान में ज़रूर न ज़रूर क्या हुआ है, संशोधन हुआ है। तो समाजवादी जो राज्य है, समाजवादी जो शब्द है कि संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो हम बताएंगे कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। अब देखिए कि ये जो समाजवादी शब्द है इसका अभिप्राय क्या है। तो देखो, समाजवादी शब्द का अभिप्राय ये होता है कि समाज में कमजोर व पिछड़े वर्गों तथा पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर, पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर को सुधारने, जीवन स्तर को सुधारने एवं
आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए भारत के संविधान में समाजवादी शब्द जोड़ा गया और भारत को क्या कर दिया गया, समाजवादी गणराज्य घोषित कर दिया। समाजवादी शब्द जोड़ा गया और भारत को समाजवादी गणराज्य घोषित कर दिया गया। समाजवादी गणराज्य घोषित किया गया और भारत के अंदर क्या किया गया, मिश्रित शासन व्यवस्था को क्या किया गया, अपनाया गया। मिश्रित शासन व्यवस्था को क्या किया गया, अपनाया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था को, इसको ऐड कर लेना, अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। समाजवादी राज्य की बात करें, सोशलिस्ट स्टेट, मूल संविधान में समाजवादी शब्द नहीं था, इसका मतलब बाद में जोड़ा गया। बाद में कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में जोड़ा गया। अब अगर बात करें समाजवादी शब्द का अभिप्राय क्या होता है, समाजवादी शब्द का अभिप्राय होता है कि भारत के अंदर क्या किया गया, समाज में जो भी कमज़ोर लोग थे, पिछड़े वर्ग के जो लोग थे, उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और समाज में जो भी आर्थिक जो विषमताएं थी उनको दूर करने के लिए भारतीय संविधान में क्या किया गया, मिश्रित जो अर्थव्यवस्था थी, मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्या कर लिया गया, अपना लिया गया। और भारतीय संविधान में एक नया जो शब्द जोड़ दिया गया था वो था समाजवादी शब्द, जिसको अपना करके 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत को क्या कर दिया जाता है, एक समाजवादी गणराज्य घोषित कर दिया जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन के दौरान भारत को समाजवादी गणराज्य घोषित किया गया। यह है आपके 9 नंबर की विशेषता। तो यहाँ पर 2 विशेषता आपकी कंप्लीट हो गई। पहली देखी हमने नीति निर्देशक तत्व और दूसरी जो हमने देखी है वो है आपकी समाजवादी राज्य। 10वीं विशेषता अगर हम यहाँ पे देखें तो वह है आपके वैश्विक मताधिकार। वैश्विक मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइज। ये तो नाम से स्पष्ट है, सब जानते हैं वैश्विक मताधिकार क्या होता है। यानी सभी वैश्विक मताधिकारी जिनको क्या होता है, मत देने का अधिकार होता है। वैश्विक मताधिकार की उम्र कितनी है, तो वैश्विक मताधिकार की बात करें तो आज हम देखें तो आज हमारे देश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष हो गई है, वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति क्या कर सकता है, अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। और यही हमारे संविधान की विशेषता है। संविधान ने क्या किया है, संविधान ने प्रत्येक 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को क्या किया है, आयु प्राप्त व्यक्ति को मताधिकार का अधिकार प्रदान किया है। मताधिकार यानी मत देने का अधिकार, मताधिकार का अधिकार प्रदान किया है। अधिकार प्रदान किया है यानी जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है वह अपना जो मत है उस मत का प्रयोग कर सकता है। यानी यहाँ पर अगर मताधिकार की बात करें तो कितनी खूबसूरत विशेषता है कि सभी व्यक्ति
जिस व्यक्ति ने भी 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो या फिर किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सबको अपने मत का प्रयोग करने का क्या होता है, अधिकार होता है। अब देखें कि क्या भारतीय संविधान में शुरुआत से ही मताधिकार की आयु 18 वर्ष थी? तो शुरुआत में अगर बात करें तो मताधिकार की आयु 18 वर्ष नहीं थी। कितनी थी? मूल संविधान में वयस्क मताधिकार की जो आयु थी वो कितनी थी? मूल संविधान में मूल अधिकार में वयस्क मताधिकार की उम्र, मताधिकार की आयु थी वो कितनी थी? 21 वर्ष थी। अगर मूल अधिकार की बात करें तो वयस्क जो मताधिकार की जो उम्र रखी गई थी वो कितनी थी? आज कितनी है? 18 वर्ष। तो इसका मतलब भी ये होगा कि 21 से 18 वर्ष हुई है तो संविधान में फिर यहाँ पर क्या होगा? संविधान में संशोधन होगा। और प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वयस्क मताधिकार की जो उम्र है उसको 21 से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये जो संविधान संशोधन हुआ था वो कौन सा था? 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। और 61वें संविधान संशोधन के द्वारा ही वयस्क मताधिकार की जो आयु 21 वर्ष थी उस 21 वर्ष से घटा करके कितनी वर्ष कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। तो ये आपकी 10वीं विशेषता है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का मीन्स समझ में आ ही गया। प्रत्येक 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को क्या होता है? अपने मताधिकार का प्रयोग करने का उसे अधिकार दिया गया है। मूल संविधान में बात करें तो वयस्क मताधिकार की आयु कितनी रखी गई है? 21 वर्ष रखी गई। वर्तमान में उम्र कितनी है? 18 वर्ष। तो 21 से 18 वर्ष की संविधान संशोधन के द्वारा की गई। तो 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में। अगर बात करें सभी व्यक्तियों को, जो वयस्क व्यक्ति हैं उनको अपने मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया है। तो ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो याद रख लेना थोड़ा सा। अनुच्छेद जो 326 है वहाँ पर इस बात का जिक्र किया गया है कि जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है, जिसका नाम पंजीकरण जो मतदाता की जो सूची होती है उसमें रजिस्टर्ड है, वह व्यक्ति क्या कर सकता है? अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। यह है आपकी 10वीं विशेषता वयस्क मताधिकार। उसके बाद में हम देखते हैं अगली वाली विशेषता पंथ निरपेक्ष राज्य, सेकुलर स्टेट। 11वीं जो आपकी विशेषता है वो कौन सी है? पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य। सेकुलर स्टेट। अब देखो पंथ निरपेक्ष राज्य से क्या अभिप्राय है। पहले ये देखें कि पंथ निरपेक्ष राज्य भी मूल संविधान में ये शब्द था, तो ये शब्द भी अगर बात करें तो मूल संविधान में नहीं था। पंथ निरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में नहीं था। तो फिर बाद में जोड़ा गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। यानी पंथ निरपेक्ष शब्द की बात करें तो मूल संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में जोड़ा गया। अब देखिए पंथ निरपेक्ष शब्द से अभिप्राय क्या होता है। तो देखो हमारे राज्य ने अनुच्छेद 25 के तहत, अनुच्छेद 25 के तहत राज्य के सभी नागरिकों को, राज्य के सभी नागरिकों को
अपने अपने धर्म को मानने की क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक नागरिक को अपने अपने धर्मों को मानने की स्वतंत्रताएं दी गई है, मानने की स्वतंत्रता दी गई है। यानी कोई भी व्यक्ति अपना किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म को छोड़ सकता है। व्यक्ति इसमें क्या है, स्वतंत्र है। सभी धर्मों को मानने की स्वतंत्रता दी गई है। अब बात करें क्या राज्य का भी कोई धर्म है क्या? नहीं, राज्य इस मामले में क्या है, धर्म निरपेक्ष है, सबको समान मानता है। तो यानी राज्य धार्मिक मामलों में क्या है, तटस्थ है। धार्मिक मामलों में तटस्थ है। धार्मिक मामलों में तटस्थ है। तटस्थ का मतलब ये हुआ कि भारत जो है वो ना ही तो किसी धर्म विशेष को क्या करता है, राज्य का धर्म मानता है, और ना ही किसी समुदाय को क्या करता है, धार्मिक मामले में उसका पक्ष लेता है। कहने का मतलब राज्य जो है वो धर्म के मामले में क्या है, तटस्थ है। राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं है, राज्य धर्म के मामले में निरपेक्ष है। तो ये आपकी कौन सी विशेषता हो गई, 11वीं विशेषता। यानी धर्म की अगर बात करें, देखो प्रत्येक व्यक्ति क्या कर सकता है, प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता। राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य धर्म के मामले में एकदम से तटस्थ है, और राज्य का कोई विशेष धर्म भी नहीं है, और ना ही किसी समुदाय विशेष को क्या करता है, राज्य किसी धार्मिक मामलों में उसका पक्षपात करता है। ये है आपकी कौन सी विशेषता, 11वीं विशेषता। तो इस प्रकार से अब तक हमने कितनी विशेषता पढ़ी है? अगर अभी की बात करें तो हमने 4 प्रमुख विशेषता पढ़ी है, जिसमें सबसे पहले हमने कौन सी पढ़ी थी? सबसे पहले पढ़ा था हमने नीति निर्देशक तत्व है। उसके बाद में हमने पढ़ा समाजवादी राज्य। उसके बाद में हमने पढ़ा वैश्विक मताधिकार, और उसके बाद में हमने पढ़ा है पंथ निरपेक्ष राज्य। अब अगर प्रश्नों की बात करें तो याद रखना, यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, समाजवादी राज्य से क्या अभिप्राय है, वैश्विक मताधिकार से क्या अभिप्राय है, और उसमें छोटे प्रश्न भी बनते हैं। और यहाँ से भी सीधा प्रश्न बनता है, पंथ निरपेक्ष से क्या अभिप्राय है। तब आपका उत्तर क्या होगा कि राज्य धर्म के मामलों में तटस्थ है, राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं है, और ना ही किसी विशेष समुदाय को क्या करता है, विशेष समुदाय को प्रश्रय देता है। यही आपका क्या कहलाता है, पंथ निरपेक्ष कहलाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।